हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसका गठन 1934 में हुआ था। इसी को कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी कहते हैं। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई थी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणाली तय की गईं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ये कांग्रेस के अंतर्गत ही हुआ है, ये कांग्रेस का विंग है, याद रखिएगा। उस समय लोग सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ ज़्यादा झुक रहे थे, क्योंकि 1917 में आपको पता है कि सोवियत संघ में क्रांति हुई थी। उसके बाद लोगों को लगने लगा कि गरीबों का उत्थान सिर्फ इसी से हो सकता है कि साम्राज्यवाद को उखाड़ करके फेंक दो। ठीक है, इसलिए वो विचारधारा के लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने लगे थे। तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि वैसे विचारधारा के लोग भी बहुत अधिक हैं और उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस में भी कुछ ऐसा एक विंग होना चाहिए जो इन लोगों की बातों को सुने और इनका जो विचारधारा है उससे जुड़ने में मदद करे। इसलिए आप जानिएगा कि जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस से कुछ अलग नहीं है, ये कांग्रेस का ही एक विंग है। ठीक है, इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा सरन सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा सरन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और ये कब था आपको मालूम होगा कि जब आपातकाल लगाया था गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तब ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। सुनिए, बम्बई मैनिफेस्टो कांग्रेस नहीं लाया है। बम्बई मैनिफेस्टो उद्योगपति लोग लेके आए हैं। सारे उद्योगपति एक साथ बम्बई मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, जिसमें 21 उद्योगपति साइन किए हैं। उनका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था जैसी है वैसी की वैसी बनी रहे। लेकिन ठीक उससे पहले लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें नेहरू कहे थे कि हम लोगों को सामाजिक न्याय देने के साथ साथ हमको उसको आर्थिक न्याय भी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सारा धन एक ही के पास ना हो, सबको समान अधिकार मिले कि उनको उनको धन मिले, मजदूर जो हैं उनका शोषण ना हो, उनको सही वेतन मिले, आवश्यकता अनुसार उनको काम मिले और उसके साथ साथ उनको उसके बाद पेंशन मिले, चाहे उनका शोषण ना हो काम के घंटों को लेकर के। इस टाइप की बातें सब चीज़ कही गई थी, जो कि उद्योगपति लोगों को तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको पूंजीवादी व्यवस्था जो उनकी चल रही है वो क्यों चाहेंगे कि वो चेंज करे। इसलिए बम्बई मैनिफेस्टो आया था। ये कांग्रेस नहीं लेके आई है, ये उद्योगपति लोग लेके आए हैं और बहुत बड़ा उद्योगपति का जो समुदाय है वो इसका समर्थन करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो हम लोग बात किए कि पहले पटना में इसके बारे में विचार विमर्श हुआ था और फिर बाद में बम्बई में गठन होगा।
मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई थी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। देखिए, मई 1934 में पटना में इस पर चर्चा हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर 1934 में इसका गठन बम्बई में हो रहा है और ये कांग्रेस के अंतर्गत ही है, इसलिए इसका काम बांट दिया गया है कि इसका नीति क्या होगा और इसका काम क्या होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वर्ष पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन बी 1934 सही है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। देखिए, वर्ड के साथ खेला गया है यहाँ पर। पहला लाइन आप पढ़ते हैं, ब्रिटिश माल के बहिष्कार, तो लगता है कि वाह सही है, हाँ ये तो करते ही थे हम लोग। और करों का अपवंचन, अपवंचन और इवेजन इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जो आपको पॉजिटिव वे में बात नहीं करता, वो नेगेटिव वे में बात करता है। अपवंचन का मतलब है कि कर मत दो, ठीक है, कर मत दो, लेकिन कैसे? चोरी करके, यानी कि आप कर सरकार को मत दीजिए, बोल दीजिए कि फसल खराब हो गया, चाहे कुछ और हो गया, हम कर नहीं दे पाएंगे, या फिर कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे कि आप कर छुपा लीजिए, बचा लीजिए, मत दीजिए। तो ये वर्ड एक है नेगेटिव वर्ड, ठीक है। इवेजन इज द नेगेटिव वर्ड, जिसको हम लोग कर ना देने के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन नेगेटिव वे में करते हैं, पॉजिटिव वे में नहीं। क्योंकि पहले के क्रांतिकारी हो, कांग्रेस नेता हो, या कोई भी सामुदायिक नेता उठकर खड़ा होता था तो वो डायरेक्ट कहता था कि हम तुमको कर नहीं देंगे, हम तुम्हारा साम्राज्य ही नहीं मानते, हम तुमको कर क्यों दें। लेकिन ऐसा नहीं कहता था कि हमको कर चोरी करना है। तो अपवंचन और इवेजन का मीनिंग होता है कर चोरी करके नहीं देना, ठीक है, बचा लेना, छुपा लेना। तो ये तो लाइन सही नहीं है। दूसरा है कि यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। अब फिर वर्ड के साथ खेल गया, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि सर्वहारा वर्ग कौन है और अधिनायकत्व क्या होता है। देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो समझ पाएंगे। जब हम लोग मार्क्सवाद के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि सर्वहारा वर्ग मतलब उसका होता है मजदूर वर्ग, और उसका अधिनायकत्व मतलब होता है कि उसका शासन, यानी कि मजदूरों का शासन। हम लोग जानते हैं कि मार्क्सवाद बहुत अतिवादी में बात करता है कि पूरा पूंजीवादी को हटा दो और साम्यवादी समाज लाएंगे, और जो भी मजदूर है वो खुद शासन करेंगे, अपना एक समूह बनाएंगे, जो भी संसाधन है उसका यूज़ करेंगे, कारखाने खोलेंगे और वो खुद राजा होंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है पूंजीवादी की। लेकिन भारत देश इतना एक्सट्रीमिस्ट होकर के काम नहीं करता, वो पूंजीवादी को भी मानता है और मजदूरों को भी मानता है, उसके संगठन को भी मानता है, यानी कि हम लोग मिश्रित हैं, हम लोग हर काम बीच बीच का करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ जो भी ये पार्टी है वो क्या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती है, यानी क्या कहती है कि मजदूरों का शासन आएगा, सारे पूंजीपति को हटा देंगे हम लोग, वैसा तो नहीं कहते थे, ठीक है। तीसरा, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। नहीं, ये भी सही नहीं है। अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हुआ था ये क्यों खड़ा हुआ था? ताकि सभी जो सीपीआई की तरफ, यानी कि साम्यवादी जो गठन है उसके तरफ बढ़ रहे थे, उनको रोकना युवा को, और उसको कहना कि कांग्रेस में अहिंसा के साथ भी हम लोग समाजवाद को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए यह वर्ग बनाया गया था, ठीक है। देखिए, मार्क्स और एंगल्स क्या था, उन लोग का मानना था कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग का शासन होता है, जो उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, फिर मजदूरों का शोषण करते हैं, और इसीलिए वो लोग, मार्क्सवाद चाहता था कि एक वर्ग विहीन समाज बनाए हम, जिसमें मजदूर वर्ग अपना राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ले, फिर वो लोग कारखाना बनाए, अपने जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करे, और जो लाभ हो वो अपने आप में बांट ले सब। तो ये थोड़ा अतिवादिता की ओर चला जाता था, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है, तो डी ऑप्शन सही है कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ना कि करों के अपवंचन का। यानी कि हम लोग करों का बहिष्कार करेंगे, हम कर आपको नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर चोरी करके आपको नहीं देंगे, हम कर बचा लेंगे, छुपा लेंगे और आपको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, या मार्क्सवाद का लक्ष्य था, ठीक है। इसने
अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। अतः स्पष्ट है कि इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए हम लोग डी को सही विकल्प मान के चलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन ए M.N. राय, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी पट्टम तालु पिल्लई और डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो सही आंसर तो नरेंद्र देव है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बना, स्थापना वर्ष 1934 में, संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, सबका नाम ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में हटाएगा एक को, एक और दूसरे को जोड़ देगा और आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ऑप्शन डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक बात आप जानिए, जवाहरलाल नेहरू इस संगठन को बनाने के पक्षधर थे, क्योंकि उनको भी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे समाजवादी चीज़ें हैं, उसके प्रतिपादक तो हमेशा रहे ही हैं। लेकिन अगर आपसे कहे कि जवाहरलाल नेहरू इस पार्टी से जुड़े हुए थे, इसके सदस्य बने थे, तो नहीं, सदस्य कभी नहीं बने थे, कभी इस पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको वो मानते थे और वो ये भी मानते थे कि ऐसा एक पार्टी बनना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो सही आंसर जयप्रकाश नारायण होगा। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। बाद में सुभाष चंद्र बोस भी इससे जुड़े थे, लेकिन उनका नाम बहुत बाद में आता है, इसलिए आप नाम भी याद रखें तो चलेगा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मशानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? आप इसको देख लीजिए, ऑप्शन सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला चलिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, एक ही क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। ये तीनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण सही है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। ये लोग बकरी का टापू चले गए थे नेपाल में और आज़ाद दस्ता बनाए थे, याद होगा आपको। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जब आपातकाल लगा था भारत में। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ऐसे तो इनको पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन बाद में मिला। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन बी लोकनायक है ना, ऑप्शन बी लोकनायक सही है।
क्वेश्चन नंबर 12, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन बी, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में, अप्रैल 1946 में। तो राइट आंसर है अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ठीक है, अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो हाँ, बिल्कुल सही। समाजवादी जो कांग्रेस चाहती थी वो काम ये चाहते नहीं थे, इसलिए लोग बम्बई मैनिफेस्टो लाए थे। सभी के सभी उद्योगपति थे और 21 उद्योगपति इसमें साइन किए थे। बाद में भी जा कर के व्यापारिक समुदाय जो था इसका बहुत बढ़िया सहयोग किया था, विरोध कोई नहीं किए थे। ठीक है, इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। हाँ, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने इसके बारे में कहा, इनके कान खड़े हो गए और ये लोग अपने एक संगठन में एक प्रत्यक्ष मैनिफेस्टो ले आए। ठीक है, इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या? नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।